चलिए बच्चों, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अंशों का निर्गमन से संबंधित, एंड दैट इज योर अंशों का हरण। क्या होता है अंशों का हरण? अब आप बोलोगे सर ये अंशों का हरण क्या होता है? देखिए, अंशों का हरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी के अंश आपको आवंटित किए। मेरे अंश की कीमत थी 10 रुपए। कितनी थी अंश की कीमत? 10 रुपए अंश की कीमत थी। ठीक है, तो मैंने 10 रुपए अंश की कीमत थी। इसका फीस कुछ इस प्रकार था। आवेदन का फीस 2 रुपए था, आवंटन का जो फीस था वो 3 रुपए था, और प्रथम याचना का जो फीस था वो था 4 रुपए था, जबकि अंतिम याचना का जो फीस रहा ना वो कितना हुआ? 4 3 7 7 2 8 9 9 और 1 रुपया रहा। कितना रहा? 1 रुपया रहा। ये सिचुएशन था। ठीक है, तो मैंने अंश का निर्गमन किया। ठीक, तो मैंने अंश का निर्गमन किया और एरिया को हमने क्या कर दिया? अंश का निर्गमन कर दिया। रखो अंश को आप। ठीक है, तो 10 रुपए के अंश का हमने क्या कर दिया? निर्गमन कर दिया। ठीक, अब फीस की बारी आई तो हमको रिया ने क्या किया? 2 रुपए का आवेदन का पैसा दिया, 3 रुपए आवंटन का पैसा क्या किया? दिया। जब हमने इनसे प्रथम याचना मांगा ना तो इन्होंने पैसा हमको नहीं चुकाया। जब अंतिम याचना मांगा बड़े प्यार से तो उसका भी पैसा हमको नहीं चुकाया। ठीक, अब पैसा नहीं चुकाया, हम बोले दे दो भैया दे दो, तो पैसा इसने नहीं चुकाया। हमने इसके अंश को क्या कर लिया? छीन लिया। ठीक, बताइए जब मैंने अंश को दिया था इस अंश की कीमत कितनी थी? 10 रुपया। अब मैं छीन रहा हूं इस अंश को। कितने रुपए का अंश छीन रहा हूं? नहीं, 10 रुपए का ही अंश छीन रहा हूँ। कितने का अंश छीन रहा हूँ? 10 रुपए का। समझ में आ गया? तो जब हम किसी अंश पहले तो अंश 10 रुपए का अंश छीन रहा हूँ, ऐसा नहीं आप क्यों बोल रहे 5 रुपए का कि 5 रुपए पे किया करके 5 रुपए का? नहीं भैया, हमने दिया तो 10 रुपए का अंश था ना। जब छीनेंगे तो कितने रुपए का अंश छीनेंगे? पूरा 10 रुपए का अंश छीनेंगे। 10 रुपए का हमने अंश क्या कर लिया? छीन लिया। इस अंश का कीमत है कितना? 10 रुपए हमने छीन लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब ये अंश को छीन लिया हमने, अब हम क्या करेंगे? किसी और व्यक्ति को, हम इनसे कुछ, अब इतने तो पैसा दिया नहीं तो हम क्या करेंगे? किसी और व्यक्ति को, राजेश नाम के किसी व्यक्ति को हम क्या कर देंगे? इसको पुनर्निर्गमन कर देंगे। ठीक है, और इस बार राजेश से हम क्या करेंगे? किस्तों पैसा नहीं वसूलेंगे। तो बताइए राजेश को मैंने 10 रुपए का अंश निर्गमित कर दिया। बताइए उसे कितना पैसा लेना चाहिए मुझे? पूरा 10। कितना लेना चाहिए? पूरा 10 रुपए लेना चाहिए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 5 रुपए लो ना, 5 तो आपने पुराने वाले से लिया था, तो आपको कायदे से 5 रुपए लेना चाहिए। नहीं भैया, मैंने अंश कितने का दिया है? जब मैंने छीना 10 रुपए का है तो जब किसी और को पुनर्निर्गमित करूंगा तो उससे क्या लूंगा? 10 रुपए। तो मैंने उससे पूरा 10 रुपए लिया। ठीक, इस प्रोसेस में मेरे पास कितना पैसा बचा है? 5 रुपया। इस प्रोसेस में मेरे पास कितना पैसा है? फिलहाल 5 रुपया पैसा है मेरे पास। कौन सा वाला? जब्ती वाला पैसा। 15 रुपए है, बट 15 रुपए 10 रुपए तो उसका अंश का हो गया। ठीक है, अब बचा कितना? एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 5 रुपए। तो जो 5 रुपए इसने दिया था मुझे रिया ने कि 2 रुपए 3 रुपए, क्या मैं उसको वापस करूंगा? बिल्कुल नहीं भाई। क्यों वापस करूंगा? इतने दिन मैंने पैसा मांगा, मेंटली मेरे को इन्होंने टॉर्चर किया, तो भाई मैं क्यों वापस करूंगा? तो जब्ती वाला पैसा कभी वापस नहीं जाएगा, तो जब्ती वाला पैसा है। इसी को बोलते हैं अंश हरण करना। क्या करना? यानी कि जब अंशधारियों को अपन अंश को क्या करते हैं? निर्गमित करते हैं। जैसे 10 रुपए के अंश को हमने निर्गमित किया, तो निर्गमित हमने कर दिया। अब हम उनसे याचनाओं का पैसा मांगते हैं। आवेदन मांगे, चलो दे दिया। आवंटन मांगे, चलो दे दिया। याचना मांगे, नहीं दिया। हमने क्या कर लिया? उसके अंश को हरण कर लिया। जब हरण करते तो सम मूल्य पर हरण करते हैं, समझ गए? और जब पुनर्निर्गमन भी करोगे तो किस पे निर्गमन करोगे? पूरा सम मूल्य पर। और जो पुराने अंशधारी ने जितना पैसा दिया था वो पैसा जब्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब्त। वो वापस कभी नहीं किया जाएगा। तो जब्त का पैसा जो 5 रुपए है वो किसमें खर्चा होगा? ये जब मैं पुनर्निर्गमित करूंगा तो मेरा खर्चा नहीं होगा। फिर से मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, फिर से बताऊंगा, तो खर्च होगा कि नहीं होगा हमारा? तो वो उस खर्च को हम लोग कहाँ से मेंटेन करेंगे? वही जब्ती वाले पैसे से मेंटेन करेंगे। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं अंशों का क्या करना? हरण करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये होता है अंशों का हरण करना। अब ऐसा भी होता है कई बार कि हमने आवेदन मांगा, आवंटन भी नहीं दिया। हमने मांगा आवेदन तो आवेदन दिया, बाकी पैसा नहीं दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता कि आवेदन भी ना दे? ऐसा हो सकता है क्या? भैया आवेदन ही नहीं होगा तो फिर आवंटन क्यों करोगे? तो बात ही नहीं ना। आवेदन तो एटलीस्ट देगा ही देगा सामने वाला। तो इसी को बोलते हैं अंश हरण। अब सवाल उठता है सर पंजी प्रविष्टि क्या क्या की जाती है? तो इसकी पंजी प्रविष्टि क्या क्या की जाती है? चलिए अंशों के हरण संबंधित पंजी प्रविष्टि आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले जब भी हरण का एंट्री करोगे तो सबसे पहले चेक करना कि हरण कैसे किया जा रहा है। सम मूल्य पर किया जा रहा है कि बट्टे पर किया जा रहा है? मतलब अंशों का निर्गमन कैसे किए थे? सम मूल्य पर कि बट्टे पर? तो पहले आप चेक करिए। यदि सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया गया था, पहले ये देखिए कि अंशों का निर्गमन कैसे किया गया था। अगर सम मूल्य पर किया गया था तो फॉर्मूला होगा। अब देखो क्या एंट्री बनेगा। याद करो, जब अंशों को निर्गमित आप करते थे तो अंश पूंजी खाता समाकलन करते थे कि विकलन करते थे? जब निर्गमित करते थे अंश पूंजी खाता हमेशा क्या करते थे? समाकलन करते थे। जब अंश को छीनोगे तो क्या करोगे? विकलन करोगे। तो एंट्री बनेगा अंश पूंजी खाता विकलन। ये तो कंफर्म हो गया कि अंश पूंजी खाता क्या होगा? विकलन। एक एंट्री बनेगा अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से। अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से कॉमन एंट्री। कभी भी याद रखना,
अगर कोई भी आपसे पूछे कि अंश हरण का कौन सी एंट्री बनती है तो आप तुरंत क्या बोलोगे, अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से, खट से एंट्री बोलोगे, ठीक है। अब अपन आगे और भी चीजों को समाकलन करते हैं। अब ये तो कॉमन एंट्री बनेगा हर कंडीशन में। अब समाकलन किसको करते हैं, अब उन याचनाओं को समाकलन किया जाएगा जिसमें आपने पैसा मांगा तो परंतु पैसा नहीं मिला। जैसे कि अगर आपने आवंटन का पैसा आपने मांगा लेकिन नहीं मिला, याचना का पैसा मांगा नहीं मिला, तो उसको फिर समाकलन कर दोगे। जैसे आवंटन मांगे नहीं मिला तो क्या लिखोगे, अंश आवंटन खाते से, क्या लिखोगे, अंश आवंटन खाते से। मान लीजिए कोई याचना आपने मांगा वो भी नहीं मिला तो क्या लिखेंगे, अंश याचना खाते से। अब वो प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी हो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या सीखे, हरण की एंट्री आप लोगों ने, अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से। फिर आप चेक करोगे कि समाकलन किसको करोगे, और जिस पर आपने पैसा कॉल किया है और जिसका पैसा आपको नहीं मिला उसको आप समाकलन करोगे। यदि आवंटन का पैसा नहीं मिला तो आवंटन खाते से, यदि याचना का पैसा नहीं मिला तो याचना खाते से। मान लो अगर आवंटन का पैसा मिल गया है तब एंट्री क्या होगी, अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से अंश याचना खाते से, क्योंकि आवंटन तो मिल चुका है तो फिर उसकी एंट्री नहीं करोगे। जिसका मिल चुका उसकी एंट्री नहीं करोगे, जिसका नहीं मिला है उसकी एंट्री करोगे, जिसपे आपने मांगा परंतु नहीं मिला। ठीक, ओके। नरेशन क्या लिख सकते हैं, जितने अंशों का हरण करने पर, इस अंशों का हरण करने पर, ठीक है, ये अपने नरेशन लिख सकते हैं। तो देखो अमाउंट कैसे फिल करेंगे, कभी भी याद रखना अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होता है, तो याद रखना अंश पूंजी खाता सदैव मांगी गई राशि से होता है। कहां तक होता है, मांगी गई राशि तक, मांगी गई राशि तक, वो भी कौन से मूल्य पर, अंश पूंजी खाता हमेशा सम मूल्य से होता है। कभी भी याद रखना हमेशा क्या रहेगा उस पे, सम मूल्य। जितना रुपए उसका सम मूल्य है उतने रुपए से आप लोग काम करोगे। बट्टा वट्टा वट्टा सब इग्नोर करोगे, बट्टा प्रीमियम सब इग्नोर करोगे, ऑलवेज सम मूल्य से। और कहां तक, मांगी गई, चाहे प्राप्त हुई हो या ना हुई। जैसे 10 रुपए का अंश है, अब 10 रुपए का अंश है, 2 रुपए आवेदन का फीस था, 3 रुपए आवंटन का फीस था, 2 रुपए 4 रुपए प्रथम याचना का फीस था, 1 रुपए अंतिम याचना का फीस था। ठीक है, 2 रुपए आवेदन का था, 3 रुपए आवंटन का था, 4 रुपए प्रथम का था, अंतिम का 1 रुपए फीस था। आपने आवेदन भी मांगा, आवंटन भी मांगा, याचना भी मांगा, सब मांगा आपने, पूरा 10 रुपए तक मांगा। तो कितने रुपए से समा विकलन करोगे इसको, 10 रुपए से विकलन करोगे। समझ आया कि नहीं आया। मान लीजिए आप कहां तक मांगते, सिर्फ प्रथम याचना तक ही आपने मांगा है, तो कितने रुपए तक मांगा है, 9 रुपए, तो 9 रुपए से ही विकलन करोगे। मान लीजिए आपने सिर्फ आवंटन तक ही मांगे होते, कितने रुपए से विकलन करते, 5 रुपए तक। मतलब जहां तक आप मांगोगे, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो वो अलग मैटर है, जहां तक आप मांगोगे उतने रुपए से आप क्या करोगे, विकलन करोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई परेशानी, ओके ठीक। अब बात आती है हरण से, किसकी बात आती है, हरण। तो बेटा हरण में कौन सा पैसा जाएगा, वास्तविक प्राप्त राशि। कौन सा पैसा जाएगा, वास्तविक प्राप्त राशि। जो वास्तव में प्राप्त हुई ना वही राशि किसमें जाएगी, अंश हरण खाते में जाएगी, जो वास्तव में प्राप्त हुआ। जैसे कि मान लीजिए हमने आवेदन मांगा, सामने वाले ने दिया, हमने आवंटन मांगा, सामने वाले ने दिया, हमने प्रथम याचना मांगा, सामने वाले ने नहीं दिया, हमने द्वितीय याचना मांगा, सामने वाले ने नहीं दिया। बताइए एक्चुअल में कितना दिया, 5 रुपया। तो 5 रुपए रेट से अंश हरण खाते को समाकलन करोगे, कितने रुपए से, 5 रुपए के रेट से। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब अंश आवंटन या अंश याचना खाता कौन सा किया जाता है, जो पैसा आपको नहीं मिला है, मांगा परंतु अप्राप्त है। अप्राप्त मतलब अवशिष्ट याचना, जो पैसा क्या हो गया, अवशिष्ट हो गया, वो अवशिष्ट राशि को आप लोग क्या कर दोगे, इसमें डाल दोगे। जितना पैसा आपने मांगा परंतु प्राप्त नहीं हुआ, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं अप्राप्त राशि। कौन सी राशि, अप्राप्त राशि और अप्राप्त राशि। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई परेशानी। तो ये था बच्चों कौन सा कंडीशन, जब सम मूल्य पर आपने निर्गमन किया है और सम मूल्य पर हरण कर रहे। ठीक, अब दूसरा कंडीशन, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब आपने अंशों को प्रीमियम पे निर्गमन किया था, कभी आपने प्रीमियम पे निर्गमन किया था, अब उसका हरण कर रहे हो, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी। तो दिमाग लगाओ, हरण की क्या एंट्री करते हो आप लोग, अंश पूंजी खाता विकलन अंश हरण खाते से। यहाँ प्रीमियम भी आ जाएगा। तो प्रीमियम को जनरली आप लोग क्या किया करते थे, याद करो। तो जब यहाँ पे क्या करोगे, छीन रहे हो तो विकलन, तो एंट्री बनेगा अंश पूंजी खाता विकलन। क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाता विकलन, अंश पूंजी खाता विकलन, प्रतिभूति, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन, अंश, अंश हरण खाते से, अंश हरण खाते से, अंश हरण खाते से। फिर उसके बाद अंश जो भी है, जो पैसा नहीं मिला, अगर आवंटन का पैसा नहीं मिला तो अंश आवंटन खाते से, और यदि याचना का पैसा नहीं मिला तो अंश याचना खाते से, अंश याचना खाते से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है, ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब अमाउंट फिल करें अपन लोग। तो अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होगा, वही हमेशा की कहानी, मांगी गई राशि तक। किससे, मांगी गई राशि तक, वो भी कौन से मूल्य पर,
सम मूल्य पर। कौन सा पैसा? सम मूल्य। प्रीमियम अगर को इग्नोर करना ना, प्रीमियम को इग्नोर करना है, यहाँ पे सम मूल्य लेना, ठीक है, जहां तक आपने मांगा है। प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन, तो सुनो, प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन तभी करोगे जब आपको प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं होगा। मतलब कब विकलन करोगे? यदि प्रीमियम की राशि अप्राप्त है, जो यदि प्रीमियम की राशि क्या है? अप्राप्त है। मतलब प्रतिभूति प्रीमियम खाता तभी विकलन करोगे जब प्रीमियम की राशि क्या रहेगी? अप्राप्त रहेगी। प्राप्त हो गई होगी तो बात नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्राप्त हो गई होगी तो फिर आप सम मूल्य तक होगा, फिर ये मान फिर सम मूल्य की तरह बनाओगे, प्रीमियम की तरह नहीं बनाओगे। समझ में आ गया? अच्छा, अंशहरण खाता वही कहानी, कौन सी राशि? वास्तविक प्राप्त राशि, वास्तविक प्राप्त राशि। और बाकी का भी वही कहानी, क्या? अवशिष्ट राशि डाल देना, बाकी में जो हमेशा की तरह डालते हैं। अवशिष्ट राशि यानी कि अप्राप्त राशि, यहाँ पे भी अवशिष्ट राशि यानी कि अप्राप्त राशि। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं अंशों का प्रीमियम पर या अंशों का हरण करने पर, अंशों का हरण करने पर। नहीं आया समझ में? ठीक है, ये कंडीशन होता है। अब लास्ट कंडीशन किसका हो सकता है? बट्टे का। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा? यदि आपने अंशों को किस पर निर्गमन किया है? बट्टे पर निर्गमन किया। तो बताइए, जब बट्टा देते थे तो क्या होता था? निर्गमित के टाइम में बट्टा क्या करते थे? विकलन करते थे। तो यहाँ क्या करोगे? समाकलन। तो एंट्री क्या बनेगा? अंश पूंजी खाता विकलन, अंश पूंजी खाता विकलन, हाँ, अंशहरण खाते से, अंशहरण खाते से। अब बट्टा कैंसिल हो जाएगा, तो अंशों पर बट्टा खाते से, अंशों पर बट्टा खाते से, अंशों पर बट्टा खाते से। और फिर उसके बाद अंश, अब जो अंश हरण खाता हो गया, अब जो समाकलन, जो नहीं मिला उसको समाकलन करते जैसे करते हो। अंश आवंटन खाते से, अंश आवंटन खाते से, और अंश याचना खाते से, अंश आवंटन खाते से, अंश याचना खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी है तो बोल दो, नहीं है? ठीक, इस प्रकार से अमाउंट को ऐसे फिल करोगे जैसे करते हैं, बट्टे में बट्टे वाला पैसा डाल दोगे। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब आप एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, क्या उठ रहा होगा कि सर प्रतिभूति हमको कैसे पता चलेगा कि हमको, आपने बोला कि प्रतिभूति प्रीमियम को पैसा नहीं प्राप्त हुआ होगा तो ही आप उसको विकलन करना, अदरवाइज विकलन मत करना। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि प्रतिभूति का पैसा नहीं मिला है? हमको पता कैसे चलेगा? सर क्या बोलेगा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो बोलने से रहा भैया, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा, आप चेक करना आवंटन का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। अगर क्वेश्चन में देखो प्रीमियम किसके साथ एडजस्ट होता है? आवंटन के साथ। अगर सामने वाले ने हमको आवंटन का पैसा दे दिया है, इसका मतलब प्रीमियम को पैसा भी दे दिया है। कॉमन सी बात है भाई, आवंटन जो प्रीमियम किसके साथ एडजस्ट होता है? आवंटन ही के साथ होता है ना। तो अगर आवंटन का पैसा दे दिया है तो समझ लो प्रीमियम का पैसा भी दे दिया होगा, और आवंटन का पैसा नहीं दिया है तो कंफर्म है प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा। तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कोई परेशानी? जब प्रीमियम का पैसा मिल गया, अगर आवंटन मिल गया है तो फिर उसको सम मूल्य की तरह बनाओगे, प्रीमियम को इग्नोर करते चलोगे। क्वेश्चन बनाएंगे तब क्लियर होगा। क्लियर आप सभी को? नोट करना पसंद करेंगे? नोट कर लो। चलिए देखिए, तो ये था अंशों का हरण का एंट्री था। अब बारी आती है अंशों का पुनर्निर्गमन। अब क्या सीखेंगे? अंशों का पुनर्निर्गमन। अंशों का पुनर्निर्गमन करना, क्या करना? पुनर्निर्गमन करना, पुनर्निर्गमन करना, पुनर्निर्गमन करना। अंशों का क्या करना? पुनर्निर्गमन करना। पुनर्निर्गमन का मतलब होता है पुनः निर्गमन करना। मतलब अंश को हरण किए, अब आप किसी और को क्या कर दे रहे हो? पुनः निर्गमित कर दे, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो देखो, जब भी अंशों का पुनर्निर्गमन करते हो तो इस बार जो पिछले बार धोखा खाए थे, इस बार धोखा थोड़ी ना खाओगे। इस बार आप क्या करोगे? सीधा मतलब सामने वाले से क्या करेंगे आप लोग? पूरा एक मुश्त में पैसा लोगे। अब ऐसा नहीं किस्तों वाला रोल नहीं, इस बार सीधा 10 रुपये तो पूरा 10 रुपये एक साथ वसूल कर लोगे। तो 3 कैटेगरी आपको निर्गमन करने का। पहला सम मूल्य पर, सम मूल्य पर करोगे, या फिर प्रीमियम पे करोगे, या फिर प्रीमियम पे करोगे, या फिर किस पे निर्गमन करोगे? बट्टे पर निर्गमन करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है सम मूल्य पर। तो याद करो, सम मूल्य पर अगर पैसा लोगे तो एक साथ पैसा आएगा ना, क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। क्या होगा एंट्री? बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। ठीक है, ये सीधा एक एंट्री करेंगे। नरेशन लिख सकते हैं सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करने पर, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करने पर, निर्गमन, पुनर्निर्गमन, सम मूल्य पर अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर। इसके बाद प्रीमियम पे करोगे तो क्या एंट्री बनेगा? एक एंट्री बैंक खाता विकलन, क्या लिखेंगे? बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से, और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। ठीक है, इकट्ठे आप एंट्री करोगे। नरेशन लिख सकते हैं अपन लोग इसका, क्या? प्रीमियम पर अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर। ठीक,
इसके पश्चात बट्टे की बात आती है। किसकी बात आती है? बट्टे की। तो बताओ बट्टे पर निर्गमन करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, फिर बोलो नहीं, अंश हरण खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, ठीक है। उसके बाद अंशों पर बट्टा खाता, या चलो अंश हरण खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। किससे? अंश पूंजी खाते से। सर ऐसा क्यों? बट्टा की जगह आपने किसका प्रयोग किया? हरण का आपने प्रयोग क्यों किया सर? क्योंकि भैया आप बट्टे पर दे रहे हो तो बट्टे का जो खर्चा है वो क्या आपने जेब से दोगे? अगर आप अंशों पर बट्टा खाता लिख दोगे मतलब बट्टे का खर्चा आप अपनी जेब से दे रहे हो। क्यों जेब से दोगे भाई? आपके पास हरण वाला पैसा पड़ा है ना, जब्ती वाला पैसा पड़ा है ना जो दिया था, उसको यूटिलाइज करो ना, समझ गया? उसको यूटिलाइज करोगे। अगर उसमें पैसा अगर वो भी पूरा यूटिलाइज हो जाए उसके बाद भी जरूरत पड़े तब फिर अंशों पर बट्टा खाता विकलन करोगे। जैसे मान लो हरण खाते में पड़ा है 2 रुपया और बट्टा दे रहे हो 3 रुपये, तो 2 रुपये वहां से निकाल लिए, अभी 1 रुपया और बचा ना, फिर 1 रुपया अपने जेब से दोगे, तब एंट्री बनेगा बैंक खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से, ये बनेगा। समझ आया? या मान लो सिर्फ उसमें काफी इनफ पैसा है, मान लो उसमें इनफ पैसा है, इतना पैसा है कि आप मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो उसमें 6 रुपये और आप बट्टा दे रहे हो 3 रुपये, तो 3 रुपये पूरा निकाल लो, अभी भी 6 बचा है, 3 बचा है उसमें, तो कितना लिखेंगे? बैंक खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस तरह से, ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बट्टे पर अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर, ठीक है। हो गया काम खत्म। जब अंशों का पुनर्निर्गमन हो जाता है तो बेटा अंश हरण खाते में पैसा पड़ा था ना, जब्ती वाला पैसा, जैसे हमने 5 रुपए तक पैसा वसूल हुआ था, तो क्या उसको वापस करेंगे? वो सारा पैसा हमारा, वो पैसा किसका? हमारा। तो कंपनी के व्यापार में काम आएगा, तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा पूंजी संचय में। कब करोगे ट्रांसफर? पूंजी संचय में। तो अंश हरण खाता समाकलन किए थे, विकलन किए थे? समाकलन। जब्ती वाला पैसा पड़ा था ना अंश हरण खाते में, तो वहां से पैसा निकालोगे, तो एंट्री बनता है अंश हरण खाता विकलन। एंट्री करोगे अंश हरण खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते से। नरेशन लिख सकते हैं अंश हरण खाते का, अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण, अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। लेकिन ये एंट्री करने की एक शर्त है, ये शर्त है कि आप उन्हीं का पैसा आप हस्तांतरित कर सकते हो जिसको आपने पुनर्निर्गमन किया है। जैसे मान लीजिए आपने 100 अंश हरण किया, कितने अंश हरण किया आप लोगों ने? 100 अंशों का हरण किया आपने, और पूरे 100 के 100 अंशों को क्या कर दे रहे हो? पुनर्निर्गमन कर दे रहे हो। 100 का 100 अंश पुनर्निर्गमन कर दिए, पुनर्निर्गमन कर दिए 100 का 100 अंश। तो इस पे जितना 100 अंश पे हरण खाते का पैसा पड़ा होगा ना, अंश 100 अंशों पर जो पैसा आपने वास्तव में पैसा पड़ा होगा वो हरण करके रखा हुआ हो, तो कितना अंश निर्गमित कर रहे हो? पूरा 100। तो पूरा 100 का 100 का पैसा क्या होगा? पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर होगा। समझ आया? मान लीजिए आपने 100 हरण किया परंतु पुनर्निर्गमन 60 ही कर रहे हो। कितना कर रहे हो? 60 कर रहे हो। तो कितने का पैसा ट्रांसफर होगा? सिर्फ 60 का। जितना पुनर्निर्गमन करोगे उसी का ट्रांसफर होगा, जिसका निर्गमन नहीं करोगे उसका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। आया बात समझ में? मान लो आपने कोई पुनर्निर्गमन नहीं किया, 0, कोई अंश पुनर्निर्गमन भी हुआ ही नहीं है, तो ट्रांसफर करोगे? तो फिर एंट्री नहीं करोगे। समझ आया कि नहीं आया? अब सवाल उठता है सर इसमें अमाउंट क्या आएगा? तो बेटा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पूंजी संचय का अगर अमाउंट निकालना तो उसका फॉर्मूला ये है, पूंजी संचय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, पहले लिखना अंश हरण खाते में राशि, अंश हरण खाते की, अंश हरण खाते में राशि, अंश हरण खाते में जो राशि पड़ी हुई है, अंश हरण खाते में जो राशि अमाउंट करे होगा ना, अंश हरण खाता जितने रुपए से समाकलन करे होगे वो वाला पैसे को यहाँ पे लिखोगे। मतलब अंश हरण खाते में जो वास्तव में पैसा आपने हरण किया है उस पैसे को क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। डिवाइडेड पर करोगे अंशों, हरण किए गए अंशों की संख्या, हरण किए गए अंशों की संख्या, डिवाइड बाय करोगे हरण किए गए अंशों की, हरण किए गए अंशों की संख्या, जितने अंशों को हरण किया वो लिखना, और उसमें गुणा करना पुनर्निर्गमित, पुनः निर्गमित अंशों की संख्या, इंटू करना पुनर्निर्गमित अंशों की संख्या। मतलब आपने जितने अंशों का निर्गमन किया पुनः उसकी अंशों की संख्या गुणा कर देना। जितना आंसर आएगा उसमें अगर आपने बट्टा दिया है, पुनर्निर्गमन के टाइम पे अगर कोई बट्टा दिया होगा ना उसको घटा देना। ठीक है। जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? पूंजी संचय आ जाएगा। समझ में? नहीं, प्रीमियम वाला नहीं, प्रीमियम में कोई नहीं, प्रीमियम में नॉर्मल। अगर बट्टा दिया है तो घटा दो, कोई भी खर्चा किया तो घटा दो, नहीं करो खर्चा, प्रीमियम में खर्चा हुआ है क्या? वो तो इनकम हुआ है, तो नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? अच्छे से आया? ऐसे ही आया? ऐसे ही आया? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अंश हरण खाते की जितनी राशि है उसको ले लेना, डिवाइडेड बाय हरण किए गए अंशों की संख्या ले लेना, इंटू कर देना पुनर्निर्गमित अंशों की संख्या, पूंजी संचय का रकम आ जाएगा।
अगर आपने हरण के टाइम पे, पहले नहीं, हरण के टाइम पे आपने कोई बट्टा दिया है, सॉरी पुनर्निर्गमन के टाइम पे, किसके टाइम पे, पुनर्निर्गमन के टाइम पे अगर आपने कोई बट्टा दिया तो उस बट्टे को घटा देना। इशू के टाइम पे नहीं, वो वाला नहीं, पुनर्निर्गमन, निर्गमन के टाइम पे नहीं, पुनर्निर्गमन के टाइम पे कोई बट्टा दिया उसको घटा देना। जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा पूंजी संचय का रकम। नहीं समझे? अच्छे समझ में आया? चलो क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा, नोट करो। चलिए देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48। आपके बुक से अगर 48 बताएंगे तो बीच के सारे क्वेश्चंस आप लोग से बन जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, वाई लिमिटेड ने 10,000 समतांश 10 रुपये वाले जनता को निर्गमित किए। वाई लिमिटेड नाम की कंपनी थी, उस वाई लिमिटेड नाम की कंपनी में 10,000 अंशों को जनता में निर्गमित किया। वो भी कितने रुपये वाले, 10 रुपये वाले जनता को निर्गमित किया। इन पर 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर और 5 रुपये प्रथम याचना पर देय है। 2 रुपये आवेदन का फीस है, आवंटन का फीस कितना रुपये है, 3 रुपये है आवंटन का, जबकि 5 रुपये किसका फीस है, याचना का फीस है। 5 रुपये किसका फीस है, याचना का। कहता है कि महेश जिसके पास 800 अंश थे, महेश नाम का एक बंदा था जिसके पास कितने अंश थे, 800 अंश थे, ठीक है, 800 अंश थे। इस व्यक्ति ने प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान ना कर सका। इसने किसका पैसा नहीं दिया, याचना का भुगतान नहीं किया, अंतिम याचना का भुगतान क्या किया, नहीं किया। सुन लो, अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या क्या भुगतान किया होगा, आवेदन और आवंटन का भुगतान किया होगा, उसके बाद भुगतान नहीं किया। उसके अंशों को हरण कर लिया, बेचारे का इतना सा गुना था, हमने उसके अंशों का क्या कर लिया, हरण कर लिया। फिर कहता है कि हरण किए गए अंशों में से 8 रुपये प्रति अंश की दर से 600 अंशों का पुनर्निर्गमित कर दिया। अब हरण कितना किए थे, 800, उसमें से 600 अंशों को कितने रुपए के रेट से, 8 रुपए के रेट से, 8 रुपये पूरी तरीके से उसको हमने क्या कर दिया, पुनर्निर्गमित कर दिया। देखो भाई 10 रुपये क्या उसको 8 रुपये में निर्गमित कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपये बट्टा, बट्टे पर पुनर्निर्गमित कर रहे हो। अब एंट्री करें, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो हरण अपने को 10,000 अंश से मतलब नहीं, 800 अंश से मतलब है, तो हरण की एंट्री करें। तो देखो क्या है, महेश के पास, महेश नाम वाई लिमिटेड नाम कंपनी थी, फीस कुछ इस प्रकार था, महेश नाम का एक बंदा था, 800 अंश था, अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, उसका हरण कर लिया अंशों का। तो पहले हरण की एंट्री करें। चलो बोलो, हरण की एंट्री का क्या एंट्री होता है, बोलो सब, बोलो एक साथ। यहाँ प्रीमियम का जिक्र है क्या, नहीं, प्रीमियम वगैरह का जिक्र नहीं, मतलब सम मूल्य है, ठीक है, प्रीमियम वगैरह का जिक्र नहीं, मतलब सम मूल्य है। तो अंश पूंजी खाता विकलन क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाता विकलन किससे, अंश हरण खाते से। अब आगे की बात यह आती है कि हम आगे कहानी क्या होती है, अब हम देखते हैं कि उसको समाकलन करेंगे जिस पे पैसा नहीं मिला। तो बताइए किस पे पैसा नहीं मिला, प्रथम और अंतिम पे, बाकी पे मिला ना, तो फिर समाकलन किसको कर दोगे, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से, अंश प्रथम और अंतिम याचना खाते से। नहीं आया समझ में, नरेशन लिखना 800 अंशों का, 800 अंशों का हरण करने पर, 800 अंशों का हरण करने पर। अब अमाउंट फिल करेंगे, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, अमाउंट फिल करेंगे अपन लोग, ठीक है। अब समझो कितने अंशों का हरण हुआ है, 800। तो बताओ क्या सिखाया था, अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से करोगे, मांगी गई राशि तक। तो बताइए आपने मांगा कहां तक, सर पूरा आखिरी तक मांगा, प्रथम याचना तक मांगा ना, बोरा प्रथम याचना नहीं कर सका, मतलब पूरा प्रथम याचना तक मांगे, अंतिम तक कितना हुआ, पूरा 10 रुपए तक। तो फिर 10 रुपए से विकलन करोगे, कितने से विकलन करोगे, 10 से, तो 8,000 रुपए आ जाएगा। फिर अंश हरण खाते में कौन सा पैसा जाएगा, जो वास्तव में प्राप्त हुआ है। तो बंदे ने वास्तव में कौन कौन सा पैसा दिया अपन लोगों को, आवेदन और आवंटन का पैसा दिया, उसके बाद नहीं दिया, कुल मिला के कितना दिया, 5 रुपया, 2 और 3 5, नहीं समझे, 5 रुपए दिया। तो फिर 5 रुपए के रेट से करोगे, 800 इंटू कितना करोगे, 5 रुपए करोगे, समझ आया, कितना आएगा, 4,000। और प्रथम याचना समाकलन कितने से करोगे, जिसपे आपने मांगा परंतु पैसा नहीं दिया, कितने पे नहीं दिया, 800 अंशों पर 5 रुपए नहीं दिया, तो 5 रुपए के रेट से कितना, 4,000। नहीं समझ में आया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 नंबर या 4 नंबर में देगा ही देगा, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लो, इस टाइप का क्वेश्चन देता है, समझ आ गया। अब क्या बोलता है, 800 में से 600 अंशों को उठाया और पुनर्निर्गमित कर दिया। तो पुनर्निर्गमित की एंट्री करें, पुनर्निर्गमित की एंट्री करें, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक खाता विकलन, बोलो सब बट्टे पर कर रहे ना, बैंक खाता विकलन, फिर अंश हरण खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, ठीक है, किससे, अंश पूंजी खाते से। क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाते से। यहां पे कौन सा पैसा जाएगा, बट्टे वाला ना, कौन सा पैसा, बट्टे वाला। तो देखो क्या लिखेंगे, 600 अंशों का, 600 अंशों का 8 रुपए की दर से, 8 रुपए की दर से 2 रुपए बट्टे पर, 2 रुपए बट्टे पर पुनर्निर्गमन, पुनर्निर्गमन, पुनर्निर्गमन। आया बात समझ में कि नहीं आया, इस तरह से। तो अमाउंट फिल करें, बोलो 10 रुपए का अंश था, कितने में निर्गमित कर रहे हो, 8 में,
तो पैसा कितना आया होगा 8 रुपया। तो 8 रुपये की दर से पैसा आया होगा कितने अंशों पर 600 अंशों पर। तो 600 अंशों पर 8 रुपये की दर से कितना रुपये हुआ 4800 पैसा आया। बट्टा कितना तो कितने अंश निर्गमित किए हो तो 600 का 2 रुपये के रेट से कितना हुआ 1200 रुपया। और अंश पूंजी खाता कितना 10 रुपया। तो 10 रुपये के रेट से कितना हुआ 6000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया। इस तरह से कोई परेशानी ये हो गया। तो बात खत्म। मैंने सिखाया था जब भी पुनर्निर्गमन होता है तो फिर क्या निकालना पड़ता है पूंजी संचय खाता। तो बोलो बच्चों पूंजी संचय का क्या एंट्री बनेगा अंश हरण खाता विकलन किससे पूंजी संचय खाते से। तो एक बात बताओ क्या पूंजी संचय खाते से क्या हमने 800 का 800 अंश निर्गमित करा कितना निर्गमित किया 600 पूरा अंश नहीं किया। तो बेटा पूंजी संचय का रकम निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सिखाया था ना तुम लोग को पूंजी संचय का। बताओ पूंजी संचय का कैसे निकालोगे फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला सिखाया था ना पहले लिखना अंश हरण खाते की राशि। तो अंश हरण खाते में कितनी राशि है बताइए 4000। अंश हरण खाते में समाकलन कितने से हुआ 4000 से। तो 4000 को लिखना बटे हरण किए गए अंशों की संख्या कितनी हरण किए गए अंशों की संख्या कितनी संख्या बोल रहा हूं गधो संख्या 800। हरण किए गए अंशों की संख्या कितनी 800 तो बटे 800 गुणित पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या 600। नहीं समझे ब्रैकेट क्लोज कर देना माइनस बट्टा। बोलो बट्टा कितना दिए हो 1200 कितना दिए हो पुनर्निर्गमन पे 1200। पहले सॉल्व करो ब्रैकेट को सॉल्व करो रूल है ब्रैकेट को सॉल्व करो ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है। 8 एकम 8 8 पंचे 40 500 5 छक्के 30 3000 कितना आ रहा 3000 आ रहा ना 3000 आया उसमें 1200 घट जाएगा ठीक। तो बचा कितना 1800 नहीं आया समझ में कितना आएगा 1800। तो अमाउंट जाएगा 1800 और 1800। नरेशन लिख पाओगे क्या लिखोगे अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। क्लियर है। तो अब आपका काम क्या है 48 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया है आप लोगों को 48B 48 49 तक आप ट्राई करिएगा बाकी हम बताएंगे 49 तक आपको बनाना है और इसके बीच के क्वेश्चन बन जाएंगे। 42 से लेकर 47 तक के जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हरण की एंट्री करनी सिर्फ यही एंट्री करनी पुनर्निर्गमन वाली एंट्री आपको नहीं मिलने वाली। फिर भी आप बताइएगा कुछ अलग वेरिएशन होगा तो हम आपको क्लास में कल बताएंगे। ओके चलिए नोट करके जाइए। थैंक यू।